हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं बीके पाठक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी कैफे कॉन्सेप्ट से कट ऑफ तक पर। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप सबको पता है कि हम लोग प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी के, और हर दिन हम लोग एक पेपर के वो क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो साइंस रिलेटेड होते हैं। तो लगभग 20 से 25 क्वेश्चंस हम लोग पर डे डिस्कस करते हैं, उनका पूरा कंसेप्ट पढ़ते हैं, पूरा निचोड़ निकालते हैं और पूरा एक्चुअल जो कंक्लूजन है वहां पहुंचते हैं। महसूस किया होगा आपने पिछले सेशंस में कि एक तो क्वेश्चंस रिपीट बहुत हुए हैं, साथ ही साथ रेंज जो सिलेबस ने पकड़ी है वो काफी ज्यादा है ग्रुप डी में। ग्रुप डी एक छोटा एग्जाम कह सकते हैं। एग्जाम काफी बड़ा है। छोटा का मतलब ये है कि ग्रुप डी जो है थर्ड ग्रेड और फोर्थ ग्रेड की वैकेंसीज आपको प्रोवाइड कराता है, तो उस बेस पर ज्यादा बड़ा एग्जाम नहीं है। लेकिन क्वेश्चंस के लेवल को जब आप देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि एनटीपीसी, एएलपी, आरआरबी, जेई उनको भी मात देता है ग्रुप डी का लेवल। तो क्वेश्चंस बॉटनी में क्लासिफिकेशन से, प्लांट क्लासिफिकेशन, एनिमल क्लासिफिकेशन, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स, मतलब काफी अच्छी अप्रोच और काफी अच्छे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो ग्रुप डी ने पूछे हैं। हम लोग रेगुलर बेसिस पर पढ़ रहे हैं। थ्योरी हमने पहले पढ़ाई हुई है और क्वेश्चंस के द्वारा अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको अपनी तैयारी को कितना मजबूत करना होगा। तो इस लॉकडाउन में, इस महामारी में, कोविड पेंडेमिक में भी आपकी क्लासेस लगातार चल रही है, तो बच्चों इस मेहनत को शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक, दुश्मनों तक, रिलेटिव्स तक, व्हाट्सएप, फेसबुक के स्टेटस पर, सब जगह आप शेयर करें। और बिना किसी रुकावट के हम अपनी तैयारी को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट आपके स्क्रीन पर है, ये लीजिए। निम्नलिखित में से किसकी विद्युत प्रतिरोधकता सबसे कम है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोएस्ट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी? देखिए, ये जो टर्म है आप पढ़ रहे हैं विद्युत प्रतिरोधकता, ये वाला, ठीक है। इसी को हम विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता बात एक ही है। विशिष्ट प्रतिरोध जिसको शो किया जाता है रो से। प्रतिरोध जो होता है वो अलग चीज है, प्रतिरोधकता अलग चीज है, रेजिस्टेंस अलग चीज है, रेजिस्टिविटी अलग चीज है। रेजिस्टेंस जो होता है आर, आर जो होता है वो आपका लेंथ पर डिपेंड करता है, आपके एरिया पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है। जबकि जो रो है ये आपके लेंथ पर डिपेंड नहीं करती, एरिया पर डिपेंड नहीं करती, ये डिपेंड करती है पदार्थ की प्रकृति पर। विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। यानी विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है वो प्रत्येक पदार्थ के लिए अलग अलग होता है। और विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता क्या बताता है? ये बताता है कि कौन सा पदार्थ कितनी तीव्रता से, कितनी मजबूती से, कितनी ताकत से धारा के मार्ग में यानी करंट के रास्ते में रुकावट डालेगा। यानी ये पदार्थ के बारे में बताता है कि चांदी ज्यादा डालेगी, लोहा ज्यादा डालेगा या तांबा ज्यादा डालेगा, फर्क नहीं पड़ता कि वो 1 किलो है, 2 किलो है, 1 मीटर लंबा है, 2 मीटर लंबा है, या 1 मीटर स्क्वायर का या 2 मीटर स्क्वायर का है। तो ये पदार्थ के बारे में बताता है कि पदार्थ की खुद की नेचर कैसी है करंट के फ्लो को लेकर, ठीक है। तो जिस पदार्थ की प्रतिरोधकता ज्यादा होगी, जिस पदार्थ की प्रतिरोधकता ज्यादा होगी, प्रतिरोधकता ज्यादा मतलब उसके अंदर, धारा के अंदर रुकावट डालने की कैपेसिटी ज्यादा होगी, तो वो बुरा चालक होगा, ठीक है, वो बुरा चालक होगा। और अगर प्रतिरोधकता कम रहेगी तो वो क्या रहेगा बताइए? अच्छा चालक। अब बताइए सबसे बेस्ट चालक कौन सा है? बेस्ट चालक बताओ। जो सबसे बेस्ट चालक वही होगा जिसके अंदर प्रतिरोधकता कम की जगह क्या हो जाएगी? सबसे कम। और आपसे सबसे कम प्रतिरोधकता ही पूछ रहा है। बताइए सबसे अच्छा चालक कौन है? बताइए सबसे अच्छा चालक चांदी तो है आपके पास। धारा का सबसे बेस्ट चालक कौन है? चांदी। तो चांदी बेस्ट चालक क्यों है? क्योंकि इसकी विशिष्ट प्रतिरोधकता, सॉरी, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मान क्या है? सबसे कम है। तो चांदी सबसे अच्छा चालक इसीलिए है। आपसे पूछा जाए चांदी सबसे अच्छा चालक क्यों है? क्योंकि इसके विशिष्ट प्रतिरोध का मान, इसकी प्रतिरोधकता का मान कम है, इसलिए ये चालन में अच्छा होता है। ये रुकावट सबसे कम डालता है, धारा के मार्ग में रुकावट सबसे कम डालता है, इसीलिए सबसे अच्छा चालक है। इट इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ करंट। इज दैट क्लियर? ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट। कार्बन द्वारा मजबूत बंध के गठन का एक कारण, इसका छोटा, बड़ा, विशाल, बहुत बड़ा, मतलब आकार के बारे में बात की जा रही है। आपको पता है कार्बन के अंदर कौन सा गुण पाया जाता है? श्रृंखलन। कार्बन के अंदर श्रृंखला बनाने की गुण पाया जाता है। इसलिए प्रकृति पर सबसे ज्यादा जो कंपाउंड है, प्रकृति पर सबसे ज्यादा यौगिक बनाने वाला जो तत्व है वो कौन सा है? कार्बन है। प्रकृति में सबसे ज्यादा कंपाउंड किसके पाए जाते हैं? कार्बन के। क्यों? क्योंकि लंबी श्रृंखलाएं बना लेता है, ठीक है। अब क्यों ऐसा क्यों कर पा रहा है ये?
क्योंकि दोस्तों इसका स्मॉल साइज है, इसका छोटा आकार है। छोटा आकार होता है तो जो न्यूक्लियस है उसकी इलेक्ट्रॉन्स पर पकड़ क्या होती है, मजबूत। और मजबूत पकड़ होगी तो जितनी मजबूत पकड़ होगी बंध भी उतना ही मजबूत बनेगा। सिंपल सी बात है। मजबूत बंध कब बनेगा, क्लियर। बंध कौन बनाता है, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस जितना तेजी से इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा उतना ही मजबूत बंध बनेगा। और न्यूक्लियस की पकड़ मजबूत कब होती है, जब छोटा साइज हो। अगर बड़ा साइज होगा तो न्यूक्लियस की और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में डिस्टेंस क्या हो जाएगी बच्चों, बढ़ जाएगी। डिस्टेंस बढ़ जाएगी तो आपको पता है कि जो विद्युत बल होते हैं, जो इलेक्ट्रिक फोर्स होते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स जो होते हैं वो Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर व्युत्क्रम वर्ग के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। यानी दो आवेशों के मध्य के गुणनफल के समानुपाती होते हैं और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। मतलब बीच की दूरी जैसे जैसे बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फोर्स घटेगा। तो अगर जैसे जैसे न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस है इलेक्ट्रॉन के साथ वो बढ़ा, यानी परमाणु का आकार बढ़ा, तो बताइए दूरी बढ़ेगी, दूरी बढ़ेगी तो विद्युत बल क्या होगा, घटेगा। और विद्युत बल घटेगा तो बताइए क्या हो जाएगा, मजबूत जो बंध है वो कमजोर पड़ जाएगा। सिंपल सी बात है। तो सीधी सी बात है कि परमाणु अगर छोटा रहेगा तो न्यूक्लियस की पकड़ जो इलेक्ट्रॉन्स पर है वो मजबूत रहेगी। क्लियर। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स पर जो फोर्स लगाता है वो कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और एफ ई, ये इसीलिए लिखा है एफ इलेक्ट्रिक। एफ इलेक्ट्रिक किस पर डिपेंड करता है, चार्जेस के मल्टीप्लीकेशन पर और उनके बीच की दूरी के स्क्वायर पर। ठीक है, इसको माइनस मत समझ लेना, मैंने एरो लगाया था। ठीक है, तो मतलब डिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी उतना बताइए जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, कम। और जो चार्ज के बीच की डिस्टेंस कम होगी तो फोर्स मजबूत रहेगा। अगर छोटा साइज है तो डिस्टेंस कम होगी तो फोर्स मजबूत रहेगा। तो आपसे पूछा जाए कि कार्बन मजबूत बंध क्यों बनाता है, क्योंकि इसका आकार कैसा होता है बच्चों, छोटा होता है। बात समझ में आई, आगे बात करेंगे। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त में लगभग कितने मीटर की देरी, कितने मिनट की देरी होती है। देखिए सिंपल सी बात है। हाँ, सूर्योदय सूर्यास्त का मतलब क्या है, अपवर्तन का क्या फर्क पड़ता है। देखिए ये क्षैतिज है, क्षैतिज का मतलब जहां में सूरज दिखता है। तो सुबह में क्या होता है, सुबह में ये होता है कि सुबह में सूरज जो है, ठीक है 1 सेकेंड, हाँ, सुबह में सूरज यहां है, क्षैतिज के नीचे है, लेकिन वो उससे पहले ही आपको ऊपर दिख जाता है। ठीक है? और शाम को सूरज क्षैतिज से नीचे है, इसके बावजूद भी वो आपको थोड़ी देर तक ऊपर दिखाई देता रहता है। इसका मतलब ये है कि एक्चुअल सूर्योदय से पहले आपको सूर्योदय फील हो जाता है और एक्चुअल सूर्यास्त के बाद भी आपको, एक्चुअल सूर्यास्त हो जाता है उसके बावजूद भी आपको सूरज दिखाई देता रहता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि सूर्योदय और सूर्यास्त के कारण, सूर्योदय और सूर्यास्त के अंदर जो अपवर्तन होता है उसमें कितने कितने मिनट की देरी होती है, 2-2 मिनट की। ठीक है, कितने कितने मिनट की रहेगी बताइए, तो आंसर क्या बनेगा आपका, 2 मिनट। काफी बार डिस्कस किया है। मतलब कई बार क्या होता है, सुबह सुबह जब सूरज है वो क्षैतिज से नीचे होता है लेकिन अपवर्तन की वजह से ऊपर दिखाई देता है। ओके, तो हमें हमें ऐसा लगता है कि सूर्योदय जल्दी हो गया। कई बार देरी भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि वातावरण के अंदर कितनी नमी, कितना जो मीडियम है वातावरण का वो कौन सा मीडियम सघन और कौन सा मीडियम विरल का कार्य कर रहा है। इसी तरह सूर्यास्त के समय होता है, सूर्य क्षैतिज से नीचे चला जाता है उसके बावजूद भी वो हमें ऊपर दिखाई देता है। तो मतलब सूर्यास्त हो चुका लेकिन हमें ऐसा लगता है कि सूर्यास्त नहीं हुआ। तो सूर्यास्त में क्या हो रही है, देरी हो रही है। सूर्यास्त में देरी हो रही है, कितने मिनट की हो सकती है, 2 मिनट की। तो हम कह सकते हैं कि सूर्योदय और सूर्यास्त में कितने कितने मिनट का डिफरेंस जो आता है आभासी और वास्तविक में, 2 मिनट का डिफरेंस। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी ठीक नहीं दी है, क्योंकि सूर्योदय जनरली टाइम से पहले होता है ना, और सूर्यास्त जनरली टाइम के बाद फील होता है। तो दिन की लंबाई में वृद्धि होती है अपवर्तन के कारण। मतलब सूर्योदय हुआ नहीं उससे पहले ही आपको सूर्योदय लगेगा, और सूर्यास्त हो चुका उसके बावजूद भी आपको सूरज दिखता रहेगा। क्लियर। तो देखा जाए तो सूर्योदय और सूर्यास्त, उन दोनों में क्या हम कहेंगे, सूर्योदय तो टाइम से पहले हमें आभास हो जाता है और सूर्यास्त का हमें टाइम से बाद आभास होता है। क्लियर। तो सुबह भी हमें टाइम थोड़ा बढ़ा हुआ मिलेगा दिन का, और शाम को भी थोड़ा टाइम बढ़ा हुआ मिलेगा, 2 मिनट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट। एक वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच एक स्थित बिंदु पर रखा जाता है, निर्मित होने वाली छवि कैसी होगी। देखिए सिंपल सी बात है यार, दिमाग ही मत लगाइए। कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण के सामने वस्तु को बच्चों कहीं पे ही रख दो,
उत्तल दर्पण एक ही प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, कौन सा? आभासी, सीधा और छोटा। उत्तल दर्पण कैसा इमेज बनाता है? आभासी, सीधा, छोटा। ठीक है, इसी वजह से उत्तल दर्पण का प्रयोग किसमें किया जाता है? गाड़ियों के साइड मिरर में। क्यों? क्योंकि पीछे जो गाड़ियां होती हैं वो सीधी दिखती हैं, छोटी दिखती हैं। ओके, तो हमें पता चल जाता है कि भाई पीछे से व्हीकल आ रहा है। तो गाड़ियों का साइड मिरर, ड्राइवर के आगे एक हैंगिंग मिरर होता है जो लटका रहता है ड्राइवर के आगे, ठीक है, उसमें भी उत्तल दर्पण होता है, उसमें भी पीछे के व्हीकल छोटे और सीधे दिखाई देते हैं। तो आप सिंपल, ज्यादा दिमाग नहीं लगाएं बिल्कुल भी, वस्तु को कहीं पे भी रख दीजिए, उत्तल दर्पण एक ही टाइप की इमेज बनाता है, चाहे उसे कहीं पे भी रख दो उत्तल दर्पण के सामने, आभासी बनाएगा, सीधा बनाएगा, छोटा बनाएगा। अवतल दर्पण अगर होता तो अवतल में हमें समझना पड़ता कि वस्तु कहां रखी है, क्योंकि अवतल दर्पण कई प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण वास्तविक, उल्टा, इसमें तीनों टाइप के बनाता है, बड़ा भी बनाता है, बराबर भी बनाता है और छोटा भी बनाता है। इसमें तीनों टाइप के प्रतिबिंब बनाता है। इसके अलावा अवतल दर्पण आभासी, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब भी बनाता है। अब ये बनाता है लोकेशन पर, कि वस्तु को आप कहां रख रहे हो। तो अवतल दर्पण में हमें ये पढ़ना पड़ता है कि वस्तु कहां रखेंगे तो इमेज कैसी बनेगी, लेकिन उत्तल में आपको नहीं पढ़ना। उत्तल में वस्तु जो है उसको कहीं पे भी रख दीजिए, इमेज आभासी, सीधी और छोटी बनेगी। क्लियर है? क्वेश्चन नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातक नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन, जनरली ये वर्ड जो है इसको हम बोल सकते हैं सब्लिमेट, सब्लिमेट सब्सटेंस कह सकते हैं। सब्लिमेट सब्सटेंस का मतलब होता है वो जो ऊर्ध्वपातन दर्शाए। ऊर्ध्वपातन क्या होता है? सॉलिड से सीधा कौन सी कंडीशन में जाना? सॉलिड से सीधा गैस कंडीशन में जाना, सॉलिड से सीधा गैस में जाना, ठोस से सीधा गैस। जनरली जब हम ठोस को पिघलाते हैं, गर्म करते हैं, तो पहले लिक्विड आता है, पहले लिक्विड आता है फिर गैस आती है। लेकिन ऊर्ध्वपातन में सॉलिड सीधा किस में कन्वर्ट हो जाता है? गैस में। तो ऊर्ध्वपातन कौन कौन दर्शाता है? देखिए, नेफ्थलीन दर्शाता है, कपूर दर्शाता है, अमोनियम क्लोराइड दर्शाता है, सोडियम सल्फेट नहीं दर्शाता। इसके एग्जाम्पल्स 1000 बार रटाए हैं मैंने, आप 1000 बार एग्जाम्पल्स लिखवा चुका। और भी नाम बता देता हूं आपको, एंथ्रासाइन भी दर्शाता है, ठीक है, सॉलिड CO2, सॉलिड CO2 जिसको शुष्क बर्फ कहते हैं, ड्राई आइस, शुष्क बर्फ, ये भी दर्शाती है। और आपके बेंजोइक एसिड, ये भी क्या दर्शाता है? आपके ऊर्ध्वपातन दर्शाता है। तो ऊर्ध्वपातन में आप नाम कितने सारे पढ़ लेंगे? नेफ्थलीन, कपूर, अच्छा आयोडीन, आयोडीन भी दर्शाता है, ठीक है। तो इतने सारे आप याद रखेंगे, एंथ्रासाइन, सॉलिड CO2, शुष्क बर्फ, बेंजोइक अम्ल, आयोडीन, नेफ्थलीन, कपूर, अमोनियम क्लोराइड। क्लियर? सोडियम सल्फेट नहीं शो करता, इसको साइड में हमने कर दिया, आंसर है। 80 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु 60 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान है, वस्तु में उत्पन्न संवेग कितना होगा? अब पहले ऑप्शन को देख लीजिए आप, ऑप्शन सारे सेम है, तो बच्चों कैलकुलेशन बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि ऑप्शन तो सारे सेम है। क्लियर? मतलब वैल्यू सेम है, यूनिट का फर्क है। तो आप निकालिए संवेग की यूनिट, P बराबर m/v। संवेग क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। बताइए, मास का होगा किलोग्राम और v का होगा मीटर पर सेकेंड। तो आप ये देखिए कि किलोग्राम मीटर सेकेंड -1, ये ढूंढिए, ये कहाँ है? तो किलोग्राम मीटर सेकेंड -1 ये रहा बच्चों। तो डी आंसर आपका करेक्ट। बताइए, आपको यूनिटी देखनी है, आपको बिल्कुल कैलकुलेशन नहीं करनी। क्लियर? क्योंकि कैलकुलेशन करोगे तो वही 4800 पाओगे, फिर ढूंढोगे अरे अरे तो 4800 ही आ गया। ठीक है, तो कई बार, और ये हुआ है, ये ग्रुप डी के पेपर्स में हमने 4-5 बार देखा है कि यूनिट बेस्ड काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन अगेन यूनिट बेस्ड है। आपको द्रव्यमान का किलोग्राम लेना है, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, सेकंड को ऊपर ले गए, -1 हो गया, तो किलोग्राम इंटू मीटर, किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स। तो ये आपने ऑप्शन ढूंढा और टिक लगाया, आगे बढ़े। चलिए, दो बल्बों में से एक दूसरे की तुलना में अधिक चमकता है, कौन से बल्ब का प्रतिरोध उच्च है? ये कंसेप्ट गांठ बांध लीजिए कि चमकीला बल्ब होगा वो वही ज्यादा चमकेगा जिसका कम प्रतिरोध होगा। क्लियर? और चमकीले बल्ब का प्रतिरोध क्या होगा बताइए? कम होगा। और जो डिम बल्ब है, जो कम चमक रहा है, उसका प्रतिरोध क्या होगा? ज्यादा। तो कम चमकीले बल्ब का प्रतिरोध क्या होगा? ज्यादा होगा। तो आपसे यही पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोध उच्च है? तो आपका आंसर रहेगा डिम बल्ब का। जो बल्ब कम चमक रहा है उसका प्रतिरोध क्या होगा? ज्यादा होगा। और जो बल्ब ज्यादा चमक रहा है उसका प्रतिरोध क्या होगा? कम। सिंपल है। नेक्स्ट, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम को क्या कहा जाता है? ठीक है, ये कल भी शायद क्वेश्चन आया था कि मेंडलीफ की पीरियडिक टेबल में कल ये आया था
कि क्षैतिज कॉलम को क्या कहा था। तो जो क्षैतिज कॉलम था उसको तो कहा था पीरियड, आवर्त, और जो खड़ी रेखाएं थी ये वाली, इनको कहा था समूह। समूह को बोला गया था ग्रुप। मेंडलीफ ने ग्रुप कहा था, ध्यान रखना। मोजले ने इनको वर्ग भी कह दिया, मोजले ने इनको वर्ग नाम भी दे दिया। तो वर्ग और ग्रुप दोनों ही ऑप्शन में, लेकिन आपको समूह करना है क्योंकि मेंडलीफ ने इनको क्या कहा था, समूह कहा था। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मोजले ने इनको बाद में वर्ग भी कह दिया था। तो आज हम वर्ग वर्ड भी काम में लेते हैं, आवर्त और वर्ग, 7 आवर्त 18 वर्ग। लेकिन पहले ग्रुप काम में लेते थे, समूह काम में लेते थे एट द टाइम ऑफ मेंडलीफ। ओके, करेक्ट है बच्चों। एक गेंद को 20 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। देख लीजिए, ये बॉल है भैया, और इसको ऊपर की तरफ फेंका। ठीक है, कितने सेकंड, 3 सेकंड बाद ये कितनी दूरी चलेगी ये पूछ रहा है। स्टार्टिंग में प्रारंभिक वेग कितना है बताइए, 20 मीटर पर सेकंड। आपको पता है दोस्तों कि चली गई दूरी निकालने के लिए हम क्या निकालते हैं, गति का दूसरा समीकरण लगाते हैं, एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब गुरुत्वाकर्षण में इसको अप्लाई करेंगे तो बताओ एस की जगह तो क्या आएगी, हाइट, यूटी आपका आई जाएगा प्लस। अब बताओ ऊपर की तरफ जाते हैं तो जी नेगेटिव होता है, नीचे की तरफ जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण पॉजिटिव होता है। क्यों, ऊपर की तरफ जा रहे हो तो पृथ्वी आपको नीचे की तरफ खींचना चाहेगी, तो जी आपका नेगेटिव लगेगा। तो बताइए ए की जगह हम क्या लिखेंगे, इधर माइनस लिखेंगे और इसको लिखेंगे हाफ जी टी स्क्वायर। बोलो बात गलत बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं। गुरुत्वीय गति के समीकरण भी मैंने पढ़ाए अलग से, तो वहां पर भी ये आपको क्लियरली मिलेगा। लेकिन अगर ना भी मिले तो आप सीधा जज करेंगे कि एक ही जगह पर बच्चों, एक ही जगह पर गुरुत्वीय गति में क्या होता है, एक ही जगह पर गुरुत्वीय गति में जी होता है। और जी में एक ही फर्क है कि जब आप ऊपर जा रहे हो तो जी नेगेटिव लेना है और नीचे जा रहे हो तो जी पॉजिटिव लेना है। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बताइए एच आपको पता करनी है, यू आपका कितना था 20, टाइम कितना 3 सेकंड, माइनस हाफ, जी की वैल्यू 10 ले लीजिए, टाइम 3 तिया 9। बताइए काटा कितना हुआ 5। ये हुआ एच बराबर 60, 60 में से घटाइए 9 पंजे 45, बताइए कितना आएगा 15 मीटर। बच्चों आपका आंसर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, काफी अच्छे क्वेश्चंस में से एक मैं मानता हूं। तो काफी प्यारा क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है। चल लीजिए दोस्तों आगे चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मानवों में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पुरुष में जो नहीं है, देखिए पुरुष में, अब आपने पढ़ा होगा, पुरुष में वृषण पाए जाते हैं, शुक्रवाहिका पाई जाती है, अंडकोश पाए जाते हैं जिनमें वृषण पाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों अंडाशय तो फीमेल में होता है। अंडाशय किस में होता है बताइए, फीमेल में। तो उत्तर क्या बनेगा बताइए, उत्तर बनेगा ओवरी। ओवरी कहाँ होता है बताइए, फीमेल में होता है, अंडाशय में होता है, जहाँ सॉरी फीमेल में होता है, महिलाओं में जहां पर क्या बनते हैं, अंडाणु बनते हैं। तो अंडाशय महिलाओं में होता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बेसिक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित है। अब संतुलित में आपको क्या देखना होता है, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम सेम होने चाहिए। चलो देख ले, इधर सोडियम 1 है, इधर सोडियम 1 है, चलो ठीक है। हाइड्रोजन इधर 2 हो गए, इधर देखिए 2 और 1 3 हाइड्रोजन, तो इम्बैलेंस है, बैलेंस नहीं है भाई। 2 हाइड्रोजन और 1 3 हो गए, जबकि इधर 2 ही हाइड्रोजन है, ये तो बैलेंस नहीं है। अच्छा ठीक है, 2mg 2mg ये बैलेंस है, ठीक है क्लियर। ऑक्सीजन 2 और इधर भी 2 ऑक्सीजन, ये बैलेंस है भाई, क्लियर। तो ये रिएक्शन बैलेंस है, आंसर तो आपको मिल गया। बाकी भी ढूंढ लेते हैं। देखिए हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 2, लेकिन इधर हाइड्रोजन तो 2 है लेकिन ऑक्सीजन 1 ही है, इम्बैलेंस। मैग्नीशियम 1 और इधर ऑक्सीजन 2, इधर मैग्नीशियम 1 ऑक्सीजन 1, ये भी इम्बैलेंस। तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। कुछ नहीं देखना आपको, बस यही देखना है कि दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स सेम सेम होने चाहिए, कुछ भी नहीं देखना। ओके बच्चों, आगे चलते हैं। अधिकांश सरीसृपों में कैसा हार्ट होता है, ये बात कर रहा है। तो बच्चों देखिए सिंपल, फिश मछली, मछली में 2 कक्षीय, उसके बाद उभयचर, उभयचर और सरीसृप इनमें 3 कक्षीय, और पक्षी और स्तनधारी इनमें 4 कक्षीय। तो सिंपल सा है, 3 कक्षीय टिक करिए और आगे बढ़िए। क्लियर, 3 कक्षीय हृदय है ना। सरीसृपों में एक अपवाद भी था, घड़ियाल, और घड़ियाल में 3 की जगह कितने कक्षीय हो जाते हैं, 4 कक्षीय।
है ना, ये अपवाद था, बाकी तो 3 कक्षीय आपका 3 चैम्बर्ड हर्ट करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। ठोस के पिघलने के दौरान इसके तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ड्यूरिंग द मेल्टिंग ऑफ अ सॉलिड इस टेम्परेचर इट। देखिए, ठोस का पिघलना ये जनरली है अवस्था परिवर्तन। भाई ठोस पिघल रहा है मतलब लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो अवस्था परिवर्तन है। और अवस्था परिवर्तन में कौन सी ऊष्मा लगती है? गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट। गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट। और लेटेंट हीट जो होती है वो एक समान ताप पर होती है, समान ताप पर। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर? कि अवस्था परिवर्तन हमेशा समान ताप पर होता है, यानी कि अवस्था परिवर्तन एक समतापीय प्रक्रम है जो समताप समान तापमान पर होता है। याद रखिए और पढ़िए, गुप्त ऊष्मा पढ़ाई है मैंने हीट में, और गुप्त ऊष्मा हीट एंड टेम्परेचर वाले टॉपिक में जब पढ़ाई तो वहां पर ये लिखा है कि ठोस के गलन की गुप्त ऊष्मा और बर्फ के बाष्पन की गुप्त ऊष्मा, ये गुप्त ऊष्माएं वो होती हैं जो अवस्था परिवर्तन के काम आती है, और ये निश्चित तापमान पर होता है हमेशा। इसके अलावा मैंने ऊष्मागतिक प्रक्रम पढ़ाए हैं, तो जब समतापीय प्रक्रम पढ़ाया है तो वहां पर भी मैंने इसका एग्जाम्पल लिखाया है कि ठोस का द्रव में बदलना, द्रव का वाष्प में बदलना। तो अवस्था परिवर्तन जब भी होता है तो तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि इसके लिए एक ऊष्मा की जरूरत होती है, वो ऊष्मा गुप्त ऊष्मा के रूप में काम में आती है, तापमान समान बना रहता है। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। किसके अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं? अकॉर्डिंग टू विच साइंटिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर अ रिकरिंग फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। देखिए, दो ही लोग हैं, एक तो थे मेंडलीफ। मैं आपको कल परसों भी ये बता चुका था कि मेंडलीफ का टारगेट था, मेंडलीफ का आधार था परमाणु भार, और मोजले का आधार था परमाणु क्रमांक। खैर ऑप्शन में मोजले दिया ही नहीं तो आपकी दिक्कत थोड़ी कम कर दी, तो आपका सीधा आंसर क्या बन जाएगा? मेंडलीफ। क्लियर? न्यूटन का नियम तो यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है। न्यूलैंड का अष्टक नियम वो संगीत के 7 सुरों को लेकर था, और डोब्रिनर ने तो ट्रायड बना दिए, त्रिक बना दिए, 3-3 के जोड़े बना दिए। मेंडलीफ ने परमाणु भार को आधार माना, और बच्चों मोजले ने परमाणु क्रमांक को आधार माना। लेकिन वैलिड कौन है? वैलिड आज मोजले ही है, और हम मोजले का ही पढ़ रहे हैं। ओके बच्चों, क्वेश्चन नेक्स्ट। अमीबा में प्रजनन कैसे होता है? बच्चों अमीबा, अमीबा एक प्रोटोजोआ है। सॉरी, 1 सेकेंड। ओके जी, अमीबा इज अ प्रोटोजोआ। ठीक है। अमीबा में जो मेन बॉडी है वो 2 भागों में टूट जाती है, इसको बोलते हैं द्विविखंडन। क्या बोलते हैं? द्विविखंडन। तो अमीबा में जनन की विधि क्या है? द्विविखंडन है। मुकुलन किसके अंदर होता है? हाइड्रा के अंदर होता है। ठीक है। बहुविखंडन किसके अंदर होता है? बहुविखंडन, तो बहुविखंडन याद रखेंगे प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम के अंदर क्या होता है? बहुविखंडन होता है। और जो स्पंज है, स्पंज के अंदर अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? जेम्यूल विधि द्वारा। तो ये सब पढ़ा रखे हैं मैंने। तो अमीबा द्विविखंडन याद रखिएगा। अमीबा, अमीबा शिकार किसके द्वारा पकड़ता है? अमीबा में चलन अंग क्या होते हैं? कूटपाद। ये काफी क्वेश्चन आता है। स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया कूटपाद, अमीबा में नकली पैर है ना, कूटपाद। लिटमस विलियन किससे प्राप्त होता है? काफी बार डिस्कस हुआ है, कल परसों भी आया है। लिटमस लाइकेन से प्राप्त होता है, और लाइकेन जो है एल्गी और फंगस, शैवाल और कवक का सहजीवी संबंध है। कल के पेपर में भी ये क्वेश्चन था। ओके बच्चों, तो काफी बार डिस्कस कर चुके हैं। 800 किलोग्राम भार वाली एक कार के वेग को 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड बढ़ाने के लिए कितना कार्य किया गया होगा? दोस्तों सिंपल सी बात है कि किया गया कार्य जो है वो गतिज ऊर्जा से पता चलता है। क्लियर? तो आपके पास एक गतिज ऊर्जा 5 मीटर पर सेकंड पर होगी, दूसरी गतिज ऊर्जा 10 मीटर पर सेकंड पर होगी। तो दोनों गतिज ऊर्जाओं का अंतर निकाल देंगे तो उत्तर हमारे सामने होगा। तो आप क्या कर लीजिए, ये लीजिए हाफ m2v2 स्क्वायर माइनस हाफ m1v1 स्क्वायर। भाई ये पीछे की गतिज ऊर्जा है, पहले की गतिज ऊर्जा। अब द्रव्यमान सेम है तो आप हाफ m को कॉमन ले सकते हो, और v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर ये कर सकते हो। हाफ m की वैल्यू कितनी है बताइए? 800। ठीक है। v2 स्क्वायर 100, v1 स्क्वायर 25, बताइए कितना हुआ? 75। ये हो गया 400। 400 को मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे? 75 से। ओके, तो डबल जीरो तो आ ही गया। 75 चौके हो गया 300। तो इसको हम कह सकते हैं 30 किलो जूल लिख दूं। भाई 30,000 जूल है, किलो के लिए 1000 कर सकते हैं, तो 30 केजे करेक्ट है, और 30 केजे करेक्ट है तो आंसर आपके सामने ये रहा भाई।
30 केजे इज द करेक्ट आंसर। कैसे आया? दोनों गतिज ऊर्जाओं का अंतर निकाला हमने, और ये कंसेप्ट काफी बार बता चुका आपको। ओके बच्चों, नेक्स्ट। 2 किलोग्राम भार वाली एक वस्तु 4 मीटर पर सेकंड के त्वरण से गतिमान है। इस पर लगने वाला शुद्ध बल क्या है? An object weighing 2 kg is moving with an acceleration of 4 meter per second square. The net force applied to it is। अब देखिए भाई, ये जनरली m है, ये द्रव्यमान है यहाँ पर, ठीक है। तो F बराबर ma लगाओगे आप, m इंटू ए, तो F बराबर क्या हो गया आपका 2 इंटू 4, तो F बराबर क्या हो गया 8 न्यूटन। करेक्ट, सिंपल। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये भार दिया हुआ है, तो जब हम वस्तु को पृथ्वी ग्रह पर पढ़कर चल रहे हैं, तो यहाँ पर जो वेट है हम उसे मास की तरह ही हम उसे समझते हैं, ठीक है। जब ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ते हैं तब जाकर हम एम और जी को अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन जब हम नॉर्मली मोशन पढ़ रहे हैं तो पृथ्वी पर जितने भी ऑब्जेक्ट गतिशील हैं, ठीक है, उन सबका जो वेट है हम उसको मास की तरह समझते हैं। उनको हम पृथ्वी के लिए ये समझ लेते हैं कि यहाँ पर इसका यही द्रव्यमान है, तो कैलकुलेशंस में जो वेट है उसको एज अ मास रखा जाता है, ठीक है। चलिए, कौन सी धातु पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मात्रा में? तो देखिए, पृथ्वी पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है जो कि अधातु है, तत्वों की बात कर रहा हूं। उसके बाद सिलिकॉन है जो कि उपधातु है, ठीक है। उसके बाद एल्यूमिनियम है जो कि धातु है, और उसके बाद आयरन है जो कि धातु है। तो प्रकृति में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व में पहला स्थान ऑक्सीजन, दूसरा स्थान सिलिकॉन, तीसरा स्थान एल्यूमिनियम, चौथा स्थान आयरन। लेकिन धातुओं में तो एल्यूमिनियम फर्स्ट है ना, तो प्रकृति में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली धातु बच्चों एल्यूमिनियम। क्लियर? प्रकृति में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला धातु ऑक्सीजन, प्रकृति में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला उपधातु सिलिकॉन, प्रकृति में सेकंड नंबर पर पाई जाने वाली मैक्सिमम मेटल आयरन। ओके, चारों क्वेश्चंस आपके सामने रख दिए। निम्नलिखित में से किन ऊतकों का अंतराकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम। दोस्तों, ये हमने डिस्कस किया प्लांट टिश्यूज में कि पैरेन्काइमा सबसे सॉफ्ट होते हैं। पैरेन्काइमा मृदु तक बोलते हैं इनको, मृदु ऊतक। मृदु का मतलब लचीले, ऊतक का मतलब टिश्यूज। तो मृदु ऊतक इसलिए बोला है क्योंकि इनकी सेल्स के बीच में काफी गैप होता है, ठीक है। सेल्स के बीच में काफी गैप होता है, तो दोस्तों इस गैप में क्या होता है, हवा भर सकती है, पानी भर सकता है, तो इनका अंतराकोशिकीय क्षेत्र इंटरसेलुलर स्पेस बड़ा होता है। क्लियर? इसके बाद कोलेनकाइमा में थोड़ा कम हो जाता है, स्क्लेरेन्काइमा में ये एकदम कम हो जाता है। इसलिए स्क्लेरेन्काइमा जो होते हैं वो दृढ़ोतक कहलाते हैं, वो मजबूत होते हैं, उनके बीच में स्पेस कम होता है। ओके, काफी बार डिस्कस किया है। एक व्यक्तिगत तंत्रिका कोशिका कितनी लंबी तक हो सकती है? वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, नर्व सेल न्यूरॉन, अगर आपने पढ़ा होगा तो न्यूरॉन की बात करते हैं तो लॉन्गेस्ट सेल ऑफ लिविंग, मानव की तंत्रिका कोशिका सजीव जगत की सबसे लंबी कोशिका है, और जिसकी लेंथ 1 मीटर तक हो सकती है। 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर कहते हैं। 1 मीटर को बच्चों क्या कह सकते हो आप? 100 सेंटीमीटर। नहीं कह सकते क्या? अरे कह सकते हो ना, 100 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर क्या बनेगा? 100 सेंटीमीटर। क्लियर? इसके बाद अगर मैं बात करूं कि लार्जेस्ट कौन है, तो लार्जेस्ट है शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा 170 इंटू 130 mm डायमीटर। क्लियर? और आपका स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी कोशिका, तो ये माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम है, माइकोप्लाज्मा, और जिसकी साइज होती है 0.1 से 0.3 माइक्रोमीटर, 0.1 से 0.3 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो ये आप इजीली पढ़ सकते हैं। 100 सेंटीमीटर द करेक्ट आंसर। संपीड़ित स्प्रिंग में देखिए, ये स्प्रिंग है, अब आपने इसको क्या कर दिया, ऐसे ये थी, इसने आपने इसको दबा दिया इधर। बताओ, आपने स्थिति में परिवर्तन किया है, तो खींची या दबाई गई स्प्रिंग। संपीड़ित की जगह अगर खींची हुई होती तो भी उत्तर हमारा वही होता बच्चों। खींची या दबाई गई जो स्प्रिंग होती है उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो उत्तर आपका क्या रहेगा? स्थितिज ऊर्जा। बांध का पानी, खींचा हुआ धनुष, चाप खींचकर आपने धनुष रखा, चाबी भर के आपने अलार्म घड़ी रख दी। ठीक है, पेंडुलम को आपने एक तरफ खींच दिया, झूले को आपने एक तरफ खींच दिया। क्लियर? तो इसके अंदर कौन सी ऊर्जा होती है बताइए? स्थितिज ऊर्जा होती है। क्वेश्चन नेक्स्ट चलेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में कितने तत्व मौजूद हैं?
छठा छोड़िए, मैं आपको सारा ही बता देता हूं। पहले आवर्त में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 18, पांचवें में 18, छठवें में 32 और सातवें में भी 32। पहले में ध्यान रखिएगा हाइड्रोजन और हीलियम दोनों अधातु हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पीरियडिक टेबल का अकेला ऐसा पीरियड जिसमें कोई भी मेटल नहीं है, ये है आपका पीरियड नंबर 1। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पीरियड 1। पीरियड 1 में एक भी मेटल नहीं है, दोनों नॉन मेटल है। ठीक है, क्लियर। पहला जो है अति लघु है, ये दोनों लघु हैं, ये दोनों दीर्घ हैं और ये दोनों अति दीर्घ है। ठीक है, साइज के बेस पर। तो आंसर क्या बनेगा? 32। नेक्स्ट 5.6 kWh। यार मतलब कितना सिंपल है, देखिए 1 kWh बराबर क्या होता है, 5.6 लिखा। 1 kWh बराबर होता है 3600 किलो जूल। तो 5.6 इंटू 36 इंटू 0 ये 100 हो गया। इधर भी 0 0 3 0 लगा दीजिए, बोलो सही है। अब इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो आपका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आने वाला 20.16 आई थिंक सो। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप देखेंगे 36 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आएगा। ऑप्शन में 3 14.4 14.4 14.4 है। क्लियर, तो इसका मतलब ये वो वैल्यू तो है नहीं, है ना। तो आपका उत्तर बी ही होने वाला है, नो डाउट। क्योंकि 5.6 को आप 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बिल्कुल क्या आएगा, 201.6 गुणा 10 की पावर 5 हो गया। अब एक पॉइंट इधर खिसका दीजिए, इसको 20.16 कर दीजिए और इसको 10 की पावर 6 कर दीजिए। कैलकुलेशन करनी भी नहीं थी आपको, इन दोनों को जस्ट थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके देखना था। क्या 36 पंजे 180, मतलब 18 19 20 के करीब आंसर आना था। लेकिन इधर 14, देखिए इधर 14, इधर 14 और इधर भी 14। क्लियर, तो उत्तर आपका सीधा निकल के आ जाता है ये। ओके बच्चों, तो आज की क्लास हमारी यहीं तक। काफी अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस किए, न्यूमेरिकल भी आज के अच्छे थे, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आज के अच्छे थे। तो बच्चों इसी तरह लगातार आप मेहनत करें। 2-3 दिन के बाद मैं जयपुर पहुंच जाऊंगा और हम लोग लाइव सेशंस के थ्रू अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, शेयर कीजिएगा। आगे बात बच्चों नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।